plays important role in our daily routine life. अभिषेक जी. थैंक यू राधा Thank फॉर इंट्रोड्यूसिंग सर। और मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम क्लास स्टार्ट करें और हमारे बच्चों को बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी दें। थैंक यू सर। आप सब शुरू कर सकते हैं। आप गुड इवनिंग ऑल माय लिटिल फ्रेंड्स। गुड इवनिंग ज्योतिका मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। परवीन जी आपका थोड़ा इको कर रहा है, आवाज थोड़ी इको कर रही है आपकी कुछ। जस्ट अभी अब ठीक है मैम? थोड़ा बेटर है पर इको गूंज रही है, मतलब थोड़ी आवाज। आई डोंट नो क्या रीजन है। ओके ओके now it's okay? Please continue. Yeah. Yes. Okay, good evening all my little friends and Jyotika ma'am and Radhika who introduced me, and just small correction in my introduction. I joined as an executive in the bank, and now I'm assistant general manager in IDBI Bank. It is not assistant manager. Okay, so it is still a small correction, but for me as a career point of view, it's a big achievement or it's a big contribution, right? And how many participants? I think we have 29 participants. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So today's subject is banking. Okay. Most of the people, बच्चे आप लोग, चलो हम लोग हिंदी में बात करते हैं, ठीक है? English और हिंदी, what is suitable for you? चलो हम लोग हिंदी में बात करते हैं। सर हिंदी यहाँ सुटेबल है, आप बाइलिंगुअल वैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बात करते हैं हम लोग, बिकॉज बैंकिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंकिंग इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट। और बैंकिंग आज से नहीं, मैं आपको बहुत पुराना लेके चलता हूँ। आपके जितने भी बच्चे यहाँ पे एज ग्रुप में हैं, मतलब लगभग अराउंड 17 to 23 की एज ग्रुप में लगभग होंगे, 18 to 23 की एज ग्रुप में होंगे। तो बैंकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे दादा परदादा, जो हमारे फोर फादर्स थे, उनके टाइम से चल रहा है। बैंकिंग तब क्या होता था, साहूकार होते थे, बड़े बड़े धन्ना सेठ होते थे, जो कुछ ब्याज पर कुछ पैसा जो है वो लोगों को देते थे। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा ना। धीरे धीरे जो है वही चीजें जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर, मतलब जब स्टैब्लिश हुआ, आरबीआई गवर्न हुआ, आरबीआई हुआ, उसके बाद आपका 1969 में जो है एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑल नेशनल बैंक्स का जो है एक समावेश हुआ। तो बैंकिंग इज ए नीड। जब उस वक्त जो है, जो हम लोग कहते थे कि यार ठीक है, हमें कहीं पैसा चाहिए या हमें कहीं कोई रोजगार चाहिए या कुछ चाहिए, तो हम लोग कहीं किसी साहूकार के पास चले जाते थे या किसी धना सेठ के पास जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय, मैं बात आज की नहीं कर रहा हूँ, 20-25 साल की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले लगभग 70-80-90 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो बैंकिंग तो तब भी थी और बैंकिंग आज की श्रेणी में भी। अब जो बच्चे जो बैंकिंग में अपने आप का कैरियर, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और आप किस तरह से, बिकॉज किस तरह से आप बैंकिंग में अपना कैरियर जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे आप इसमें सेक्टर में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कैसे मैं जब आपकी एज में था और स्टडी मोड में था, तब बैंक की जो एक जॉब होती थी वो बहुत ही वाइट कॉलर जॉब होती थी। वाइट कॉलर कहते हैं हम कि
मतलब हमें भी लगता था जब हम कभी अपने माता पिताओं के साथ बैंक में जाते थे तो हमें लगता था यार बहुत अच्छा है, पीछे एक लेडी बैठी है, एक गर्ल बैठा है, एक बॉय बैठा है और अच्छा टाई लगा के और बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो मतलब जॉब होनी चाहिए तो ऐसी जॉब होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज ए वाइट कॉलर जॉब, जो कि आज से लगभग हम लोग कहते हैं कि मतलब 20-25 साल जो एक व्हाइट कॉलर जॉब का रहा, आज की डेट में बैंकिंग बहुत चेंज हो गई है। बिकॉज जैसे जैसा टाइम हमारा बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग 21st सेंचुरी की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बैंकिंग भी जो है वास्ट होती जा रही है। पहले जब हम लोग छोटे थे, आप जैसे थे 10वीं 12वीं में 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हमें लगता था हम बैंक में गए, माता के साथ गए, पिता के साथ गए, ठीक है, पैसा जमा कराया, पैसा निकाला, कुछ पैसा ज्यादा हुआ तो उसको एफडी करा दिया, और बस कुछ अगर ऋण की जरूरत हुई तो हाँ भाई ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत ऋण लिया, बस इतना ही बैंकिंग हम लोगों को समझ आती। लेकिन आज की डेट में बैंकिंग जो है वो बहुत बैंकिंग में क्या है, आपका एक तो आपका जो पैसा होता है एक हर बैंक का, बिकॉज हमारे पास जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें मल्टीनेशनल बैंक्स भी हैं, जिसमें हम लोग प्राइवेट जिसको सेक्टर बैंक कहते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स भी हैं, जैसे पीएसयू जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। तो उसमें हमारे जैसे गवर्नमेंट बैंक्स में हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कुछ बैंक अभी मर्ज भी हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने मर्ज किए। लेकिन 6-7 बैंक जो हैं वो ऑलरेडी उसमें हमारे पीएसयू बैंक आते हैं, जिनको हम गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं। और जब बैंकिंग सेक्टर्स को हम लोगों ने बढ़ाया तो सरकार ने सोचा कि नहीं, कुछ बाहर के लोग, कुछ बाहर के बैंक्स भी इंट्रोड्यूस होने चाहिए। तो उसमें फिर हमारे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, तो इस तरह के बहुत सारे, यस बैंक हो गया, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो आ गए। अब मैं इसमें ज्यादा फर्दर डिटेल्स में जाने से पहले सिर्फ आपको एक चीज कर देता हूँ कि जितने भी, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। हेलो? यस सर। हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। जितने भी बैंक्स हैं, लोगों के दिमाग में थोड़ा सा एक खींच रहता है कि नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं तो हमारा पैसा जो है वो सेफ है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो वहां शायद पैसा हमारा डूब जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है, बिकॉज जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ऑल आर अंडर आरबीआई। ठीक है, आरबीआई उनको रेगुलेट करता है, आरबीआई इज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे आरबीआई कभी फेल नहीं होता, जिसका वॉइस सर बहुत ब्रेक हो रही है बीच तो बीच में आपकी। पूरी बैंकिंग प्रणाली को वो रेगुलेट करता है। परवीन जी, मुझे लगता है जी। कि आपका नेटवर्क में थोड़ा इशू है, तो आप वीडियो ऑफ कर दें अपना, शायद आई थिंक दैट वुड बी बेटर। ओके, हाँ, Right. उसमें नेटवर्क में थोड़ा, आई थिंक विदाउट वीडियो इट विल बी बेटर। अब ठीक है मैम? हेलो? यस सर, यस सर, इट इज क्लियर नाउ। राइट राइट। तो मैं जस्ट एक आपका जो छोटा सा डाउट कई बार आप लोगों के मन में भी होता होगा, आप लोग इश्तेहार भी पढ़ते होंगे, कुछ सुनते भी होंगे कि यार पता नहीं पैसा हमारा डूब जाएगा या कैसा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। बिकॉज जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें जो पैसा है वो कहीं भी डूबने वाला नहीं होता। ठीक है, वो सेफ रहता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सेविंग में फॉर्म में हो, चाहे करंट के फॉर्म में हो, चाहे एफडी के फॉर्म में। अब बैंकिंग प्रणाली काम कैसे करती है, मैं पहले बैंकिंग प्रणाली पे किस तरह से हम काम करते हैं। देखिए, अब आप पैसा, अगर मान लीजिए किसी ने सेविंग अकाउंट जिसको हम बोलते हैं बचत खाता, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपके पास कुछ पर्टिकुलर सेविंग्स हैं और आप उसको सेव करना चाहते हो ताकि उसके ऊपर आपको कुछ ब्याज मिले। तो आज की डेट में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनके अपने अपने 20-25 पैसे का डिफरेंस जरूर हो सकता है, बट 4 से 3.5 से 4% का ब्याज जो है आपकी सेविंग पे आपको मिलता है। ठीक है, और अगर आप उसको फिक्स डिपॉजिट के रूप में लगते हैं, और मिनिमम फिक्स डिपॉजिट जो है वो किसी भी बैंक का 7 डेज का मिनिमम रहता है, कि आज मेरे को मान लीजिए आज पैसा है मेरे पास और मैं 7 डेज के लिए रखता हूं, तो ब्याज
तो जब अगर बचत खाते पे आपको 4% का ब्याज मिलता है तो यहाँ पर आपको 7 से 6.5 से 7% का ब्याज मिल जाता है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको बेटर रिटर्न मिल जाती है। तो इसलिए लोग एफडी की तरफ भी जाते हैं, जिसको आप मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम जो है वो आप कितने भी टाइम के लिए 3 साल, 5 साल, 1 सकते हैं। ठीक है, कोई बैंक के हर बैंक के अपने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं उसमें, बट उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होता। किसी का 5 पैसे, किसी का 10 पैसे, किसी का 20 पैसे ऊपर नीचे होता है। तो आपकी जो पैसा है वो सेफ रहता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि बैंकिंग में हमने तो अपना पैसा रख दिया, लेकिन बैंक क्या करेगा उसका? बैंक क्या उसको आगे क्या करेगा? बैंक के पास हमने पैसा रख दिया, बैंक हमारा पैसा सुरक्षित है, लेकिन बैंक इसका हमारे इस पैसे का क्या करने वाला है? देखिए, अब हम जब मान लीजिए कोई व्यापार करते हैं, तो व्यापार में क्या होता है कि हम अपना स्टॉक रखते हैं, पैसा लगाते हैं, और उसके बाद हमने अगर मान लीजिए 10 रुपए की चीज ली तो हम उसके ऊपर 12 रुपए या 15 रुपए जो भी है, 10 का 13 रुपए या 14 रुपए का हम उसको आगे नॉर्मल रिटेलर को देते हैं, नॉर्मल कंज्यूमर को, सॉरी। ठीक है, जो भी कंज्यूमर है उसको हम उसको देते हैं। तो 2 या 3% का, मान लीजिए 10 रुपए की आइटम हमारे को पड़ी और हमने उसको 13 रुपए में बेच दिया, तो 3 रुपए का हमारा जो है, और मान लीजिए उसमें 2 रुपए का हमारा एक कॉस्टिंग है, जिसमें हमने अपना, जहाँ पे हमारी शॉप है, मान लीजिए छोटा सा व्यापार है, हमने उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका रेंट या उसका जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको माइनस करके हमें लगा कि 10 रुपए की चीज हमने ली, और अल्टीमेटली हमारे को ये चीज जो है 11.5 रुपए में, मतलब 1.5 रुपए का हमारे को इसमें प्रॉफिट हो गया। 13 पे हमने बेचा, 1.5 रुपया जो है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में निकल गया, और 1.5 रुपया मेरा नेट प्रॉफिट हुआ। इन द सेम वे, जब हम बैंक में पैसा रखते हैं, सेविंग में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, बैंक ने आपको एक 4% का इंटरेस्ट दिया। ठीक है, लेकिन जब आप मान लीजिए मैंने पैसा बचत खाते में रखा अपना, और कल को ज्योतिका मैडम आ जाती हैं और कहती है जी मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है और मुझे बैंक से ऋण चाहिए, तो बैंक मुझे 1 लाख पे 4% के हिसाब से जो है ब्याज दे रहा है। लेकिन जब ज्योतिका मैडम आती हैं, कोई भी XYZ आते हैं, या ज्योतिका मैम आती हैं, कोई भी आप में से भी कोई जाता है, आपके पेरेंट्स जाते हैं, तो बैंक उसी का जो है 4 की जगह आपसे 6% का ब्याज लेता है। यानी कि वो जो 2% है वो बैंक का इंटरेस्ट होता है, वो बैंक की एक तरह से प्रॉफिट होता है। अब उसमें भी क्या कहते हैं, उसमें बैंक जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, अपना रेंट, अपना एम्प्लॉइज का जो सैलरी है, और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो निकाल के एक नेट प्रॉफिट जो है वो निकालता है। ठीक है, तो आपकी आवाज नहीं आ रही। इसी तरह परवीन जी, से आप- एक छोटी सी दुकान चलाते परवीन जी, आपका म्यूट हुआ है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है सर। मैम म्यूट तो नहीं हुआ, पर नेटवर्क सर की इश्यू आ आवाज बीच में चली आ रही है, प्रॉक्सी नेटवर्क कुछ ऐसा हो जाता है, स्टेबिलिटी नहीं है क्या? सर नेटवर्क में। हाँ, मेरे को सुन पा रहे हैं आप लोग? आप ठीक है, हाँ जी बोलिए। जी जी। तो अब बैंकिंग जो है, अब हम लोग जब बचत खाते की बात करते हैं या एफडी की बात करते हैं, करंट अकाउंट की बात करते हैं, दो तरह के खाते होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वैसे आप लोगों को मालूम, बड़ी बेसिक नॉलेज है ये, लेकिन ये है कि ठीक है, कई लोगों को नहीं मालूम भी होता कि हम 2 तरह के खाते, हम लोग जब बैंक में जाते हैं 2 तरह के खाते खुलते हैं। एक बचत खाता होता है और एक करंट खाता होता है। बचत खाता होता है जिसमें हमारे को ब्याज मिलता है, और कुछ एक जैसे करंट, मान लीजिए हमने शॉप खोल ली है, हमारे घर में परिवार में किसी ने भी शॉप खोली, तो उसको डेली की जो ट्रांजैक्शन के लिए पैसा आया, पैसा जमा कराया, चेक दिया, चेक से पेमेंट आई, चेक से पेमेंट गई, ठीक है,
तो उसके लिए उनको एक करंट अकाउंट, जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं, चालू खाता बोलते हैं, एक बचत खाता होता है, एक चालू खाता होता है, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट पे आपको ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट पे आपको ब्याज मिलता है। तो करंट अकाउंट के लिए फिर आगे आप उसी बिजनेस है, फिर बहुत लॉन्ग टर्मिनोलॉजी रहती है, उसके लिए भी मैं आपको अभी अगर समय होगा तो मैं पूरा आपसे बात करूंगा, बट अभी हम लोग बचत खाते की बात करके चलते हैं। तो बचत खाता, करंट खाता, जो भी बचत खाता और चालू खाता जो है वो हमारे लायबिलिटी सेक्शन में आता है। आप जब ब्रांच में जाते हो किसी, मैं इस तरह से इसको एंगल करता हूं कि बैंकिंग में, कि जब आप किसी भी ब्रांच में जाते हो, नेचुरली मैं ऑब्वियस है कि 99.9% आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में गए होंगे, ठीक है। जब आप बैंक में जाते हो, आप देखते हो सामने, जैसे आप बैंक में एंटर किए, गार्ड है, गार्ड ने आपको अलाउ किया, अंदर आप गए, वहां पे 4-5 लोग बैठे हैं, फ्रंट ऑफिसर्स, और उसके बाद उनके पीछे 2 ऑफिसर्स बैठते हैं, फिर जो है आपके ब्रांच हेड साहब बैठते हैं, ठीक है। हर ब्रांच का अपना अपना सेटअप रहता है। अब जो फ्रंट ऑफिस में जो स्टाफ बैठा है, आपका जो है वो जो ब्रांच जो होती है वो दैट इज कॉल्ड ए लायबिलिटी ब्रांच, जहां पे आप गए, आपने अकाउंट खुलवाया, आपने करंट अकाउंट खुलवाया, आपने अपना एफडी है तो एफडी कराई, उन्होंने जो है आपके जो भी आपके उससे रिलेटेड जो भी आपके दस्तावेज, जो भी आपकी क्वेरीज है वो उन्होंने आपको रिजॉल्व करी। आपकी एफडीज हो गई, आपके करंट अकाउंट हो गए, आपके सेविंग अकाउंट हो गए। आपके आज की डेट में उनका एक काम और भी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि उसको पार्टी प्रोडक्ट्स में आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपका जनरल इंश्योरेंस, आपका चाहे वो गाड़ी का इंश्योरेंस है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स है, चाहे वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये सारा जितना भी आता है, ये सारा का सारा आज की डेट में लायबिलिटी सेक्शन में आता है, ठीक है। तो जितने भी आप फ्रंट ऑफिसर्स हो गए, आप लोग देखा भी होगा, उन्होंने कहा मैडम हमारे एफडी के रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप एफडी करा लीजिए। मैडम ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा आया है, बैंक का म्यूचुअल फंड है, आरबीआई का म्यूचुअल फंड है, किसी और बहुत सारी कंपनीज हैं, बजाज अलायंस, बजाज बिरला सन लाइफ है, लाइफ इंश्योरेंस है जी। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं। तो उनके प्रोडक्ट जो है ये फ्रंट ऑफिसर्स जो है वो बेचते हैं। वो बेचने का मतलब ये होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही हाथों में और सही जगह यूटिलाइज हुए। देखिए हम कहीं भी पैसा रखते हैं तो हमें ये लगना चाहिए कि हमारे को इसका कोई रिटर्न अच्छा मिले, तो वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं और हम उसी के अपने नीड के हिसाब से, मान लीजिए ठीक है जी, आज एक बच्चा है, आज मान लीजिए 18 साल की बच्ची है और हमें उसको 23 साल में या 25 साल में आपके परिवार में उसकी शादी करनी है या उसको फर्दर स्टडीज के लिए आगे भेजना है। मान लीजिए उसको हमने कोई बच्चा छोटा है कि जी मेरा बच्चा अभी 10 साल का है और मैं चाहता हूं कि 8 साल के बाद 10 साल के बाद इसको हायर स्टडीज में भेजना है, तो मेरे को तब एक लमसम अमाउंट चाहिए। तो वो एफडी फॉर्म में भी कर सकता है, म्यूचुअल फॉर्म में भी कर सकता है। तो इस तरह के बहुत डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं बैंकों के पास, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ताकि जिस टाइम आपके फर्दर स्टडीज के लिए, कोई फर्दर स्टडीज के लिए करता है, कोई मैरिजेस के लिए करता है, तो अपने हर परिवार की अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली वो बल्क इन्वेस्टमेंट जो है बैंकों में करते हैं, विच इज वेरी 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 सेफ। कहीं भी किसी के मन में भी कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, अनलेस अनटिल कोई भी, मैं किसी भी कोई जैसे मान लीजिए अब गली मोहल्ले में कोई चिट फंड खुल गया, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई इस तरह की बनती, तो उसके बारे में मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बट हाँ, जो नेशनलाइज बैंक्स हैं, जो पीएसयू बैंक्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, रिनाउंड बैंक्स हैं, वो आप लोग सब जानते हैं। तो उसमें कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा कहीं पे भी किसी भी हद पे किसी भी परसेंट पे डूबने वाला नहीं है, राइट। तो ये हमारा एक लायबिलिटी में और भी बहुत वास्ट होता है उसके अंदर कि हम लोग मैम वॉइस नहीं आ रहा है। प्रोसेस, तो उसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके जब ये डिस्कस हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि एक 4I कॉन्सेप्ट रहता है बैंकिंग में, हमेशा एक 4I कॉन्सेप्ट रहता है कि जब हम घर परिवार में रहते हैं तो हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, राइट।
और हैं, लेकिन बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसपे एक ट्रस्ट एक वर्ड नहीं है उनके। ट्रस्ट इन द सेंस कि उसमें एक 4I कॉन्सेप्ट चलता है। 4I कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने मुझे पैसा जमा कराया, एक ऑफिसर ने पैसे की इसकी एंट्री करी, तो दूसरा जो ऑफिसर है उसको वेरीफाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक आया, आपने पैसा जमा किया और वो पैसा जमा हो गया, ऐसा नहीं। सिमिलर वे जब आप जाते हैं बैंक में और पैसा निकालते हैं, तो जैसे ही आपका पैसा निकला तो किसी ने मेकर एज ए मेकर आपका विड्रॉल किया, तो वो भी वाउचर भी वेरीफाई होगा। तो इट इज कॉल्ड 4I कॉन्सेप्ट, कि दो आंखों ने देखा, दो आंखों ने एंटर किया और दो आंखों ने उसको वेरीफाई किया। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर। कहीं पे भी अगर मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, जो कई ब्रांचेस में आप जाते होंगे, मैं बहुत बेसिक चीजें भी बता रहा हूँ आपको, ताकि एक आइडिया हो कि कई ब्रांचेस में आप जाते हो, बड़ी ब्रांचेस, मेट्रो ब्रांचेस में 20-20 का स्टाफ है, 15-15 का स्टाफ है, 13-13 लोगों का, 20-20 लोगों का स्टाफ है। लेकिन कई बैंकों की ब्रांचेस हैं जो रूरल ब्रांचेस में, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा कि हमने रूरल ब्रांचेस में भी काम किया। मैं एक पंजाब में एक रूरल ब्रांच में काम करता था, जहां पे मेरे पास स्टाफ ही 4 लोग थे, मतलब मेरे को मिलाकर 3 लोग और थे, राइट। अब आप समझ सकते हो कि उसमें भी हमारे पास 10 से 12 हजार हमारे पास अकाउंट्स थे। तो कहीं ना कहीं किसी मौके पे भी हम लोग जब तक 2 आदमी नहीं होंगे, एक मेकर और एक चेकर, कोई ब्रांच नहीं खुलेगी। तो ये बहुत नेसेसिटी है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि बैंक कभी बंद हो, कि वर्किंग आवर्स है या वर्किंग है और बैंक कोई बंद हो, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे वो गस्टेड ऑफ है तो सब ऑफ है। ऐसा नहीं हुआ कि आज एक बैंक की ब्रांच खुली तो दूसरे बैंक की ब्रांच बंद है, ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली जो है वो इसी सिस्टम पे काम करती है। ओके, तो अगर बट उसमें एक रहेगा, अगर छोटी ब्रांच है तो उसमें 2 लोग मेकर और एज ए चेकर, ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत क्लियर है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है कि हमारे पास उस ब्रांच को खोलने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है, चाहे वो ब्रांच शाखा प्रमुख हो, चाहे वो टेलर हो, तो हमें किसी न किसी दूसरी ब्रांच से, अपने रीजनल ऑफिस से या अपने हायर अथॉरिटी से स्पेशल एक अप्रूवल लेना होता है, और वहां से फिर उस दूसरी ब्रांच का स्टाफ जो है उस ब्रांच में आता है, तब जाकर वो ब्रांच खुलती है, ताकि वो मेकर और चेकर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, जो कि हमारे आरबीआई की गाइडलाइंस है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, वो जो जिसके बहुत सारे एक्ट्स हैं, मतलब बहुत जब आप कभी पढ़ाई करोगे तो मैं आपको उसमें भी लेके जाऊंगा, 10 मिनट के लिए बताऊंगा कि आपका कैरियर आप कैसे बना सकते हो। लेकिन मैं एक ब्रीफ नॉलेज आपको बैंकिंग के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि उसमें मेकर चेकर कॉन्सेप्ट में बैंकिंग तभी खुलती है जब आपका मेकर चेकर कॉन्सेप्ट वहां पर है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर मोमेंट्स पे होता है, लेकिन ये होता है छोटी ब्रांचेस में, अमूमन बहुत बार होता है ये। ठीक है, अब हम लोग करंट अकाउंट की बात करते हैं। अब करंट अकाउंट में क्या रहता है? करंट अकाउंट में आपका पैसा आया, पैसा चला गया। लेकिन क्या होता है, बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे कि शॉपकीपर्स को पैसे की जरूरत होती है, ऐसे बिजनेसमैन को भी हम लोग बहुत फॉर्म्स में, जिसको हम लैंडिंग कहते हैं, जहां मैं सेविंग्स में, एफडी फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट फॉर्म में, आई वाज टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी सेक्शन, बट एज फार एज एडवांस इज कंसर्न, जिसको हम एडवांस बोलते हैं एक तरह से, और एडवांस की जगह हम उसको एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, एक लायबिलिटी सेक्शन हो गया बैंक का, एक एसेट सेक्शन हो गया। लायबिलिटी में हमारा सेविंग करंट अकाउंट चला गया, एफडीज इन्वेस्टमेंट चली गई, और एसेट सेक्शन में जहां बैंक लेंडिंग करता है। अब लेंडिंग किस फॉर्म में करता है? वो एडवांस, जैसे जिसको हम लेंडिंग कहें या एडवांस कहें, ये वन ऑफ द सेम थिंग। अब उसमें क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कोई शॉपकीपर है या कोई बिजनेसमैन है, उसको उसमें सीसी लिमिट चाहिए, ठीक है, जिसको हमें कैश क्रेडिट लिमिट हो गया। मान लीजिए किसी को बिजनेस लोन चाहिए, तो इस तरह की और बहुत सारी, किसी को बैंक गारंटी चाहिए, तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं प्रोडक्ट्स हैं। और किसी को लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज चाहिए, लोन अगेंस्ट शेयर चाहिए, लोन अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल चाहिए। मतलब आप लीजिए, मैं प्रोडक्ट तो मैं आपको डिफाइन नहीं करूंगा बहुत सारे, लेकिन यू विल गेट कंफ्यूज। बट जैसे अब लोन अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल्स है, मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, अब उसको मान लीजिए उसका अकाउंट है, आपके गली मोहल्ले में बहुत बड़ा शॉपकीपर है, जनरल स्टोर है, उसको लोन चाहिए, जी मेरे को अपना बिजनेस एनहांस करना है, बड़ा करना है, मुझे लोन चाहिए, लेकिन मैं कैसे लोन ले सकता हूँ? तो पता चलता है कि उसने अपनी नीचे शॉप खोली हुई है, ऊपर जो है रेंट, ऊपर जो है उसने बढ़िया
अपना रेंट पे सब कुछ दिया हुआ है, तो बैंक उसको कैसे इवेल्युएट करता है, वो 10 साल का रेंट, उसका एस्टिमेट रेंट जो है वो कैलकुलेट कर लेता है कि कितना वो रेंट जो है कमाने वाला आने वाला है 20% के हिसाब से, ठीक है। उसके हिसाब से, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको लोन अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल जो हम एक प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं, ठीक है। मैं उस प्रोडक्ट गाइडलाइन में लेके जस्ट एक बात आई तो मैंने उस पर आपको एक जस्ट इसमें लोन अगेंस्ट शेयर्स होता है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज होती है, जैसे आपकी एफडीज हैं, आपने मान लीजिए कोई शेयर लिए हुए हैं, कोई आपकी एलआईसी पॉलिसीज हैं, जिसको हम लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज या लोन अगेंस्ट शेयर समझ लीजिए, वो एक लास्ट प्रोडक्ट होता है जो अगेन एसेट साइड में आता है। उसी में आप मान लीजिए अब आप चाहे वो से अब ये और इसमें चाहे वो अब इससे मैटर नहीं करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ही बैंक फंड करता है, इसमें बैंक किसी को भी फंड कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहा है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे नॉन सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब हम उसमें भी करते हैं, जैसे बैंक जब फंडिंग की बात करते हैं, हम एसेट साइड की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि एज एन इंडिविजुअल प्रवीण बागड़ी क्या कर रहे हैं, इज ए सैलरीड पर्सन, ये इस बैंक में इतने साल से जॉब कर रहे हैं, क्या इनकी सैलरी है, इस बेस पे हम उनकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई XYZ है जो है वो XYZ है, वो जो बिजनेस चला रहे हैं, तो उनकी बिजनेस का पिछले 3 साल का क्या टर्म्स है, क्या उनकी प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या कम्युटेशन ऑफ इनकम है, क्या उनका फाइनेंशियल्स है, उस बेस पे हम उनकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ ऐसे जैसे सैलरीड हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, जिनको हम बिजनेसमैन करते हैं, और कुछ ऐसे हैं, हेलो am I audible? हेलो, Yes, yes, you are audible, please. सॉरी, हाँ, यस तो सर। जब हम एसेट्स की बात करते हैं, सैलरीड की बात होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात होगी, एक कैटेगरी हमारी आती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। अब ज्योतिका मैम हमारे साथ है, शी इज एन सीनियर एडवोकेट, ठीक है, तो शी इज अ नॉन प्रोफेशनल, मतलब शी इज सेल्फ एम्प्लॉयड बट प्रोफेशनल है, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ एडवोकेट। अब इसी तरह से डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ठीक है, दीज आर सेल्फ एम्प्लॉयड बट प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैम है, ज्योतिका मैम, शी इज अ प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड। जब मान लीजिए कल को इनको लैंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो इनको हम लोग लिखेंगे SENP, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। और जैसे मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, SENP, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो उनके टर्म्स जो होते हैं, जो लैंडिंग टर्म्स होते हैं, वो सैलरीड के अलग रहते हैं, एक पैरामीटर्स पे काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के एक पैरामीटर्स पे काम करते हैं, और SENP जो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम एक पैरामीटर्स पे एक पैरामीटर्स पे काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, सॉरी नॉन प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल, ठीक है। तो अब उनके जो क्राइटेरियाज हैं वो डिफरेंट हैं, बट सब में हमारे को एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम लैंडिंग की तरफ जाते हैं, तो आज की डेट में आप लोगों ने सुना भी होगा और आप लोगों ने SMS भी देखे होंगे, कई बार लिंक्स भी आ जाते हैं, जी हम आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है, हर इंडिविजुअल की एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है। आज की डेट में, आज से 2004 से पहले ये नहीं था, लेकिन 2004 के बाद, मैंने बैंक ज्वाइन किया 2005 में, लेकिन 2002 में या 2004 में एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन आई, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम, आपके फादर नाम, आपके एड्रेस और आपके मोबाइल से आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री बैंक को पता चल जाती है। मान लीजिए आप अकाउंट किसी बैंक में जाते हैं, आप अपना आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, वोटर ID देते हैं, या कुछ भी देते हैं, जो भी ID प्रूफ है, तो बैंक के पास पूरी अथॉरिटी है, जब वो डिटेल्स आते हैं, तो इट इज ए सेंट्रलाइज्ड एक पोर्टल है जिसको हम सिबिल कहते हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसमें हम लोग पूरा उसकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है, कि उसने अगर मान लीजिए आपने 20 साल पहले कोई क्रेडिट कार्ड लिया, या पर्सनल लोन लिया, या होम लोन लिया, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ली है, और अगर आपने उसको पूरा अच्छी तरह से रिपे नहीं किया या उसमें डिफॉल्ट किया, तो बैंक के पास 1 सेकंड में रिपोर्ट आ जाएगी। द मोमेंट ही विल एंटर योर डिटेल्स, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप फादर नेम चेंज नहीं कर सकते, अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं जो है, जितने भी लेंडर्स हैं, वो उसकी डिटेल जो है वो हर बैंक के पास, ये नहीं सिर्फ मेरे बैंक के पास, किसी भी बैंक में आप अप्लाई करते हो, उसकी पूरी जी, ठीक है। मैं आपको 15 मिनट का 10 मिनट का सेशन, हाँ,
बोलिए। सर जैसे आप बता रहे हो कि सिबिल स्कोर बैंक के आगे आ जाती है जब हम अपनी पैन कार्ड या आधार कार्ड देते हैं, तो सर हम इसको इनहेंस कैसे कर सकते हैं? अगर जैसे हमने पहले लोन लिया तो हम किसी भी रीजन की वजह से इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्ली एक आधी हमारी इंस्टॉलमेंट टाइम पर हम पे नहीं कर पाए, तो उसके कारण बिल्कुल हमारा सिबिल स्कोर लो हो जाता है। मैं जवाब देता हूँ उसका, मैं जवाब देता हूँ। हाँ। देखिए अभी मान लीजिए, देखिए अब उसमें बैंक अगर मान लीजिए आपने 1 महीना 2 महीने नहीं दी, देखिए बैंक के पास कोई भी लोन आता है, चाहे वो होम लोन है चाहे किसी भी तरह का लोन है, ठीक है, आपकी 1 किस्त नहीं गई, 2 किस्त नहीं गई, तो बैंक आपको कॉल करता है कि मैडम आपकी किस्त नहीं आई है, ठीक है। आप लेकिन दूसरे बार भी आपकी जेन्युइन एफर्ट है, नहीं आई आपकी, देख कोई बैंक आपको नहीं, 30 डेज 60 डेज और 90 डेज बैंक का एक SMA 1 SMA 2 और SMA 0 SMA 1 और SMA 2 चलता है। SMA 0 जो होता है दैट इज अप टू 30 डेज का आपका एक तरह से रिकवरी पीरियड हो गया कि 30 डेज तक आपका एक ओवर ड्यू हो गया। उसके बाद आपका SMA 1 चलता है जो कि 30 to 60 डेज चलता है, ठीक है। उसमें भी बैंक आपको कॉल करता है, रेगुलर कॉल करता है, आपके घर पे भी आता है कि जी आपकी ड्यू है, आपकी ये नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने 3rd महीने भी कंटिन्यूसली पेमेंट नहीं करते, अपनी EMI नहीं चुकाते हैं, तो 90 डेज के बाद वो अकाउंट जो है वो NPA अकाउंट हो जाता है, ठीक है। तो नॉन पेमेंट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं कि इस अकाउंट ने 90 डेज तक पेमेंट नहीं करी, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर बैंक का लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसमें बैंक के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि मैं उसका भी बताता हूँ, आपका जो क्वेश्चन है उसको भी बताता हूँ। 90 डेज के बाद बैंक के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है या कुछ भी है तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है। उसके लिए भी वो समय देता है, वो उसके लिए भी सेटल, ये नहीं कि आपने आज 90 डेज पूरे हुए, 91 डेज को आपकी प्रॉपर्टी पे ताला लग गया, ऐसा नहीं है। उसका भी अगेन एक लीगल प्रोसेस है, पूरे नोटिस फॉलो होते हैं, पूरे नोटिस हम देते हैं, उसमें रिकॉल नोटिस होते हैं, आपको पूरा एक प्रोसेस रहता है। और अगर बैंक कोई ऐसा हार्ड स्टेप जब लेता है, ठीक है, तो उससे पहले आप बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिससे आपको अवेयर कराते हैं कि भाई ये स्टेप बैंक लेने वाला है। अब आपका जो क्वेश्चन था कि हम अपने सिबिल को कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे हम अपने सिबिल रेटिंग जो है, अभी आज की डेट में जो सिबिल रेटिंग है वो अराउंड 700 से ऊपर जो सिबिल की जो रेटिंग आती है वो हम लोग कहते हैं कि दिस पर्सन इज मतलब जिसको ठीक है, मतलब इसको हम लोन लेंडिंग कर सकते हैं। ये वेरी करता है बैंक टू बैंक, मतलब कोई 710 पे मानता है, कोई 690 पे मानता है, कोई 715 पे मानता है, जो भी है, लेकिन हम इस पे लेंडिंग कर सकते हैं। तो बैंक उस पे अपने आप को सिक्योर समझता है, तो हम उसको लेंडिंग करते हैं। अब मान लीजिए आपका स्कोर ही 700 से नीचे है, वो आपका क्योंकि पास्ट हिस्ट्री आपकी खराब है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम लोग बैंक सीधा आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर देता है। उसका दूसरा तरीका ये होता है कि कहीं पे भी कोई ना कोई बैंक, अब सिबिल में कई बैंक्स ऐसे हैं जो कॉल ले लेते हैं, तो उसमें ये है कि हम कहीं से हमारे को अगर लोन मिल जाता है तो हम उसको फुल्ली और कंप्लीटली रीपे करें, टाइमली रीपे करें। तो धीरे धीरे, बिकॉज जो भी बैंक, किसी भी बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। शेयर इन द सेंस, जब हम सिबिल में डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक ऐसा पोर्टल है कि कोई भी बैंक, आपने मान लीजिए कोई एक्स बैंक, ए बैंक से लोन लिया और जेड बैंक के पास दोबारा आप लोन गए, तो जेड बैंक वाला ए बैंक से जो आपने लोन लिया तो आपका पूरा हिस्ट्री ट्रैक वो देख सकता है, ठीक है। उसमें कहीं आप कुछ भी चीज को हाइड नहीं कर सकते। अपने सिबिल स्कोर को एनहांस करने के लिए मेरा बेटर यही मेरी वो रहती है कि आप अगर कहीं दोबारा फर्दर कभी लेंडिंग का आपका प्रोसेस बन पाता है तो उसको आप जो है उसको लें और टाइमली पेमेंट करें। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ, कई कंज्यूमर लोन्स हैं, बजाज अलायंस वगैरह है, जैसे आपने घर में फ्रिज लिया, टीवी लिया, कोई रेफ्रिजरेटर लिया, कुछ भी लिया, बजाज अलायंस है, ठीक है, प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो भी हैं, या कोई भी है XYZ, मैं किसी पर्टिकुलर उसको प्रमोट नहीं करूंगा, बट वहां पे जाके वो भी सिविल में रिकॉर्ड चेक होता है, ठीक है। लेकिन जब उसको आप रेगुलर फॉलो करने लगेंगे तो नेचुरली आपका धीरे धीरे जो आपका जो ग्राफ है वो बढ़ता है, आपका सिविल रिकॉर्ड एनहांस हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली, अब मान लीजिए आपने एक ए बैंक से लोन लिया और वो खराब हो गया, लेकिन आपने उसको बाद में सेटल करा दिया, फुल रीपे हो गया और आपके पास उसका NOC है, और सिबिल में आप एक sibil@info.com
ठीक है, ये एक मेल आईडी है sibil@info। जिस मैम ने ये क्वेश्चन रेज किया, मैं उसके लिए, उनके लिए और सबको लिए बता रहा हूँ कि sibil@info.com या info@sibil.com, ठीक है। इस पे आप मेल डाल सकते हो। जब भी हम सिबिल जनरेट करते हैं तो उसमें एक रेफरेंस आईडी जनरेट होता है। उस रेफरेंस आईडी के अगेंस्ट में रेफरेंस आईडी के अगेंस्ट में आप कह सकते हैं जी मैं ये हूं, मेरी ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं और मैंने ये लोन लिया, मेरा लोन रिजेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ माय सिबिल हिस्ट्री वाज बैड। तो वो आपको पूरा हिस्ट्री दे देंगे कि जी आपके कौन कौन से लोन में, वैसे तो सिबिल में सारी चीजें डिटेल्स आ जाती हैं, और उसके बाद आप उन्हें कहते हैं कि जी ये मेरा लोन आप खराब दिखा रहे हो, इसका मैंने रिपेमेंट कर दिया है और मुझे उस कंसर्न बैंक से एनओसी मिल गई है। जब वो उस एनओसी को आप उनको दिखाएंगे तो, और स्कैन भेज सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, उनके टोल फ्री नंबर्स हैं, उन पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप देंगे तो वो आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, जिससे आपकी रैंकिंग जो है और आपका जो सिविल स्कोर है वो इनहेंस हो जाएगा, ताकि आपको फर्दर, देखिए होता है ऑब्वियस है। अब पीछे कोरोना 2 साल रहा, कोरोना में कई लोगों को गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स निकाली, 6-6 महीने का समय भी दिया, लेकिन लोगों के लोन खराब हुए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है, बैंक इन सब चीजों को भी कंसिडर करता है, अनलेस अनटिल आप कोई विलफुल डिफॉल्टर ना हो। जब मैं विलफुल डिफॉल्टर की बात करता हूँ, विलफुल डिफॉल्टर ये हुआ कि मैंने बैंक से लोन लिया और अगले महीने से ही ईएमआई देनी बंद कर दी। मैंने आज लोन लिया, मैंने 2 साल लोन ठीक चलाया, मेरा 5 साल का लोन है, 2 साल मैंने ठीक चलाया, तीसरे साल मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, मैं 3 महीने लोन पे रीपे नहीं कर पाया, तो बैंक इस चीज को कंसिडर करता है, ठीक है। वो आपसे रेगुलर फॉलोअप करेगा, उसे ये लगेगा कि हाँ 2 साल रीपेमेंट आया, तीसरे साल कोई ना कोई दिक्कत हुई, ठीक है। अब मैं इतनी छोटी सी इतने से बात पे अभी खत्म करूंगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बिकॉज हमारे पास टाइम शेड्यूल बहुत कम है, 10 बजे तक ही आई थिंक। ज्योतिका मैम, हेलो। हाँ जी, 10 बजे से पहले ही खत्म करना है हमको। 10 बजे से पहले खत्म करना, तो मैं 5 मिनट हाँ। आप लोगों के भी सवाल ले लूंगा। अब आप लोग देखो, बैंकिंग में अगर आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड फील्ड, बहुत इनोवेटिव है, बहुत चैलेंजिंग है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपको बहुत सारे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक लोग, आज मैं अगर मैं कहता हूँ कि मैं आरडीबी बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूं, तो लोग मुझे देखते हैं कि हाँ ठीक है, हम एक रेप्यूटेड आदमी से बात कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग और वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब। आप लोगों को नेचुरली, जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो जरूर बैंकिंग सेक्टर में आना चाहिए। लेकिन उसके लिए देखिए आपको क्या है, एक पीओ के एग्जाम्स रहते हैं, अभी भी निकलने वाले हैं, जून में पीछे हुए थे, जून जुलाई में निकलते हैं। तो आपको एक, जिसको हम प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की बात करते हैं, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहती है आपकी, मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएट, चाहे वो आप बीकॉम में करें, चाहे बीकॉम पास करें, बीकॉम ऑनर्स करें, बीए करें, ठीक है, चाहे आप बीएससी करें, ठीक है। मेरे पास कई ऐसे मेरे कोलीग हैं जो बीएससी साइंस, जो बीएससी करके भी या बीएससी करके भी या इंजीनियरिंग पढ़ के भी, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करके भी वो आज की डेट में हमारे पास बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी हमारे उसके लिए कोई स्पेशलाइज हमारे को क्वालिफिकेशन चाहिए। मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए हो, बीए पास हो, बीकॉम हो, बीकॉम पास हो, ऑनर्स हो, बीएससी हो, जो भी आपका उसमें हो, ठीक है। डिप्लोमा वगैरह जो है वो नहीं चलता है फर्दर। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन है जी? उसके बाद एक इनके कंपटीशन एग्जाम रहते हैं पीओ के, जिसको हम प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं, जो कि पहली सीढ़ी है बैंकिंग की। इसमें गवर्नमेंट आरबीआई इसको कंडक्ट कराते हैं। उसमें आप पीओ जो है, एज ए पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब सभी बैंक मिलके कंडक्ट नहीं कराते हैं, कंडक्ट तो एक ही बॉडी कराती है। लेकिन उससे, जैसे अब मैं आपको कहता हूं कि जैसे आईएएस के एग्जाम्स हैं या कोई भी हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको किस में जाना, आईआरएस जाना, आईएफएस जाना है, या आपको आईएएस बनना है। इसी तरह से बैंकिंग में भी यही है कि जब आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद आपके पास ऑफर्स आती हैं कि एसबीआई जाना है, सेंट्रल बैंक जाना है, आईसीआईसीआई जाना है, आईडीबीआई जाना है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन वो इट इज अ फर्स्ट सीढ़ी, जो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो वो है, वो आपको पास करना होता है। लेकिन इसके अलावा भी, अब मान लीजिए आप कहते हैं मैं एग्जाम देना नहीं चाहती, मुझे तो बैंक में जाना है, तो जितने प्राइवेट बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, वो एसेंट देखिए, कैरियर्स देखिए, उसमें वो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की एडवर्टीजमेंट देते रहते हैं।
मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएट, राइट। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उनका इंटरव्यू पैनल होता है। पहले आपका एक ग्रुप डिस्कशन होगा जिसमें 10 से 15 से बच्चे होंगे। बच्चों में वो पैनलिस्ट जो है, मान लीजिए उसमें 10 12 15 बच्चों में उन्होंने 10 बच्चे जो शॉर्टलिस्ट कर लिए, फिर शॉर्टलिस्ट में भी उन्होंने 5 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए। उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू के बाद वो आपको 3 साल के लिए एक अपना एज एन एग्जीक्यूटिव रखे, एज एन अप्रेंटिस रखें, एज ए जो भी है, लेकिन वो एक आपकी फर्स्ट सीढ़ी होती है। In the similar way, if you government bank like CBI, like SBI, like PNB, तो वो आपको एज ए अप्रेंटिस, जिसको हम एग्जीक्यूटिव लेवल बोलते हैं, जिसको हम एग्जीक्यूटिव लेवल बोलते हैं, एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं, वो भी आपको 3 साल के लिए आपको एज ए एग्जीक्यूटिव रखें। हेलो सर, आपकी आवाज थोड़ी इको आ रही है, अगर कोई डिवाइस। हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो, यस सर, यस सर, सॉरी, यस सर, इट इज क्लियर नाउ। ठीक है मैडम, मैं 5-7 मिनट ऊपर ले लूंगा मैम, थोड़ा सा। थोड़ा कंक्लूड कर लीजिए प्लीज, मतलब। ओके। हाँ तो जी, आप लोग उसको जो है वो कर सकते हैं। बस मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएट। बाकी आप एमबीए कर सकते हैं, एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं, आप किसी भी फर्दर स्टडीज में जा सकते हैं और आप अपने आप को उसमें, और आज की डेट में बैंकिंग की बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप लोग उसमें तैयारी कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो ये एग्जाम्स रहता है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम रहता है जिसमें ऑप्शंस होते हैं। इट इज नॉट वेरी टफ। अगर आप थोड़ा सी मेहनत करेंगे तो आप उसमें आप निकाल सकते हैं, और इट इज ए ब्राइट फ्यूचर। द पर्सन हु आर लुकिंग कैरियर इन बैंकिंग सेक्टर, तो प्लीज गो फॉर इट, ठीक है उसमें। और आज की डेट में बैंकिंग बहुत वास्ट हो गई है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिजिटल बैंकिंग। वो भी मैं होता तो मैं फिर कभी सेशन होगा तो नेचुरली हम लोग उस पर बहुत एक पूरा चैप्टर मैं आपको पूरा बताऊंगा हाउ डिजिटल बैंकिंग कैसे काम करती है। वो हम नेक्स्ट कभी चैप्टर के लिए छोड़ेंगे, क्लास के लिए छोड़ेंगे। बट यही है, अब मैं कंक्लूड इसमें करता हूं, और मैं 5 मिनट का, बिकॉज वी हैव ओनली 5 मिनट्स। तो अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो वो प्लीज मुझसे आप रेज कर सकते हैं, प्लीज। अपना नाम और क्वेरी। हेलो, गुड इवनिंग सर, सविंती Good evening. अरोड़ा माय नेम। तो सर, मैंने जैसे आप सभी सिविल का क्वेश्चन, जी। सर मेरा ना एक पर्सनल क्वेश्चन है सर। हमने ना लोन लिया था अपनी शॉप के ऊपर, शॉप को मॉर्टिगाइज करके 10 लाख का लोन लिया था। तो सर कुछ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस की वजह से मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो हम ना लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाए थे। तो बैंक ने हमारे को उस टाइम वार्निंग भी दी थी, बट इतना ज्यादा उन्होंने प्रेशर नहीं डाला था। बट आफ्टर दैट सर, अब जैसे कि हम प्रॉपर थोड़ा बहुत दे पा रहे हैं, और अब हमारे को एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो हमारे को उसके रिगार्डिंग अगर लोन लेना है, और हमारा सिबिल स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, हमने 1-2 बैंक्स में ट्राई करा है, बट वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं लोन। कौन से बैंक से लोन लिया हम लोन मैडम इसलिए आपने? लेना चाहते हैं, तो हमारा सर बैंक ऑफ नहीं, इंडिया। पहले कौन से बैंक से लोन लिया आपने? सर इसी से लिया था, बैंक ऑफ इंडिया से। अब हम ऐसा लोन लेना चाहते हैं जो बैंक ऑफ इंडिया वाला भी सेटल हो जाए, और हम जो लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी वो भी ले बिल्कुल, लें। मैं आपको शॉप की इतनी वैल्यू है। जवाब देता हूँ। यस सर, बैंक ऑफ इंडिया से आपने लोन लिया, उसके करीब Yes. मान लीजिए जो भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जो भी आपके वो रहे, कोई भी दूसरा बैंक जो है उसको टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। अगर वो आपको देने के लिए अगर बीच में आपका टूट गया, EMI टूट गई, लेकिन अब आप रेगुलर हो गए, तो कोई भी बैंक उसको इजीली जो है वो टेक ओवर कर लेगा। तो जो भी करंट आउटस्टैंडिंग होगी, मान लीजिए कोई भी करंट आउटस्टैंडिंग है, वो उसको बैंक को पे ऑफ करेगा, और जो नेट अमाउंट है वो आपके हाथ आपको क्रेडिट कर देगा, जिसको हम कहते हैं BT, मतलब BT कहते हैं, बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं, या उसको लोन टेक ओवर कहते हैं, ठीक है। वो हो सकता है, कोई इशू नहीं। अभी हमारा सिविल थोड़ा लो है, तो उसको हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं? सिविल के लिए मैंने आपको बता दिया, आप अपने जो रिपेमेंट ट्रैक है उसको आप बिल्कुल रेगुलर रखिए, तो अपने आप एनहांस हो जाएगा। सर जैसे कि मैम बिकॉज टाइम शॉर्टेज है, आप मेरा नंबर ले इंस्टॉलमेंट्स लीजिएगा। नॉर्मल निकल पा रही है, जितनी निकलती मैम मेरा नंबर मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे से सिविल के उस पर मैं ज्यादा डिस्कशन कर ले, बिकॉज बाकी लोगों का कुछ एक और क्वेश्चन होगा, छूट जाएगा, ठीक है। मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, या मैं इसमें ग्रुप में मैडम मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा आप प्लीज, ठीक है। तो किसी के पर्सनल क्वेरीज होंगे तो यू कैन, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, यस सर। ठीक है। हाँ, और कोई किसी का क्वेश्चन प्लीज जल्दी। सर मैं जानना चाहती थी जी सर, मुझे SIP के बारे में जानना था।
हाँ, वेरी गुड। SIP जो होता है दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसको हम मिनिमम 1000 रुपीज मिनिमम जो है हर बैंक करता है। और मैं SIP इसलिए कहता हूँ कि देखिए, जब हम लोग मान लीजिए एक छोटी बड़ी सर्विस करते हैं, और SIP के इज कॉल्ड सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि हम मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। और SIP करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोगों का मान लीजिए हम लोग के अकाउंट में 5000 रुपये महीने के हम लोग डाल रहे हैं, अगर वो SIP के फंड में हम कुछ पैसा तो उसमें हमको इंटरेस्ट जो है थोड़ा बढ़ के मिल जाता है। मान लीजिए 4% हमें उसमें मिलता है सेविंग में, तो उसको हमारे को थोड़ा इंटरेस्ट जो है थोड़ा बढ़ के मिल जाता है, ठीक है। वो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि आपको करना चाहिए, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो म्यूचुअल फंड और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको, कई बार क्या होता है कि SIP में वो ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं मिल पाता है, मैं तो ये नहीं कहूंगा, ऑलमोस्ट वो बचत खाते के साथ ही होता है, लेकिन फिर भी होता ही है कि कई बार वो आपको मान लीजिए 1000 रुपए भी आप काटते हैं, डिपॉजिट रखते हैं SIP के फॉर्म में, तो साल के 12,000 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और 12 के आपको 13,000 तो सॉरी बट आपकी आवाज रुक चुकी है। रुपए मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दैट सर, कोई बॉय, हेलो हेलो, हाँ जी Yes, sir. सर, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बोलिए, 3 मिनट है हमारे पास। सर एक क्वेश्चन और जानना चाहती थी बस मैं, जी, ऑटो स्वीप के बारे में। मेरी आवाज आ पा रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। बोलिए बोलिए। ऑटो स्वीप हाँ जी मैम। सर, ऑटो स्वीप अकाउंट। ऑटो स्वीप अकाउंट, ऑटो स्वीप अकाउंट जो होता है वो ऑटो स्वीप अकाउंट होता है, जैसे मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, राइट, और आप ये चाहते हो कि मेरे अकाउंट में जो है 1,00,000 रुपया पड़ा रहता है या 1.5 लाख रुपया पड़ा रहता है, तो आपको तो बैंक जो है लाख में 4% के हिसाब से ही ब्याज देगा। लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरा अकाउंट जो है बचत अकाउंट है, लेकिन मैं कुछ पैसा जो है FD फॉर्म में डालना चाहती हूँ, लेकिन मैं बार बार बैंक नहीं आ सकती, तो आप बैंक को एक जो है मैंडेट दे देते हो कि जी ठीक है, मेरा 20,000 से ऊपर जो पैसा होगा वो आप जो है, या 1,00,000 रुपए से ऊपर या 20,000 रुपए से, अगर मान ले कोई पैसा हो, जो भी आप XYZ अमाउंट निर्धारित करती हो, तो उससे ऊपर जो भी होगा वो बैंक ऑटोमेटिकली उसको जो है FD फॉर्म में डाल दे। तो बैंक उसको, दैट इज कॉल्ड स्वीप इन अकाउंट, जिसमें बचत खाते के साथ साथ आपकी FD भी चलती है, दैट इज कॉल्ड स्वीप इन अकाउंट। कि आपका मतलब आपने एक पर्टिकुलर XYZ अमाउंट निर्धारित कर दी, 20,000, 25,000, 50,000 जो भी है, उसके बाद बैंक उसको बाकी फॉर्म में FD फॉर्म में डाल देगा जी, उसमें आपको ब्याज ज्यादा मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड स्वीप इन। तो सर जी, इसके और लिए कोई- legally कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जी मैम, ऑटो स्वीप ओपन करने के लिए? जब आप legally? अकाउंट खोलती हैं ना, जब आप अकाउंट खोलती हैं तो आप उसमें आता है कि आप उसको रेगुलर अकाउंट खोलना चाहती हैं, बचत अकाउंट खोलना चाहती हैं, या उसको स्वीप इन अकाउंट खोलना चाहती हैं। तो अगर आप कहते हैं नहीं मुझे स्वीप इन अकाउंट चाहिए, तो वो खोल सकता है बैंक, ठीक है। उसमें एक वो मतलब रिमार्क होता है, उसमें रिमार्क डालकर उसको स्वीप इन अकाउंट वो टिक करना होता है, और टिक कर देता है बैंक उसको अपने सिस्टम में उसी कैटेगरी में, जो हमारे जो अकाउंट्स कैटेगरी होती है उसमें खोल देता है। ओके सर, थैंक यू सर। राइट जी मैम, और कोई? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि बैंक और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है? किसमें मैम, म्यूचुअल फंड एंड? बैंक में भी क्योंकि हम सेव करते हैं और म्यूचुअल फंड में भी सेव करते हैं, तो हाँ मैं आपको डिफरेंस क्या होता है? मैं बताता हूँ। देखिए, मैं बैंक पे जब आप पैसा डालते हो तो सेविंग बैंक उसका पैसे का, आपके पैसे का जो यूज करता है वो लेंडिंग में यूज करता है, राइट, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में अभी आपने देखो, जैसे एक गवर्नमेंट का स्लोगन चलता है, म्यूचुअल फंड सही है, कई लोगों ने सुना होगा, ये सुना है, नहीं सर। सुना है? सुना है ना, म्यूचुअल Yes, फंड sir. सही है। अब म्यूचुअल फंड में जो पैसा होता है वो एक लमसम अमाउंट होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का आप लगाते हैं म्यूचुअल फंड, तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है थोड़ा बेटर मिलता है। उसका रीजन ये मैं बताता हूँ, जो म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 1 ईयर 2 ईयर्स जो भी वट, ठीक है, वो पैसा आपका गवर्नमेंट सेक्टर में लगता है।
सर आपकी वॉइस नहीं आ Definitely रही जो है। नेशनल वो हैं, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें वो पैसा लगता है। अब आपके हाईवेज बनते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है, ये कैसे होता है? काम कहाँ से होता है? सिर्फ टैक्स पेयर्स ही तो हैं, टैक्स पेयर्स है ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे कुछ बॉन्ड्स होते हैं, वॉइस कुछ नहीं आ रही बैंकों के सर। पैसा कर सकते हैं, और उसमें बेनिफिट ये है बैंकिंग में और म्यूचुअल फंड में, आपको उसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है बस, जैसे क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर भी रहता है। बिकॉज अगर मान लीजिए हमने एक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया या किसी और उसको लगा दिया, और वो अगर थोड़ा सा, बिकॉज वो शेयर मार्केट में भी लग सकता है, तो रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क होता है। तो हमेशा कभी म्यूचुअल फंड में पैसा चाहे, म्यूचुअल फंड सही जरूर है अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, बट फिर भी इसके जो दस्तावेज या जो भी आप साइन करते हो, कुछ भी करते हो, जो खुलता है। तो एक बात में सारे पेटीएम जो है हर बंदा यूज करता है, ठीक है, हर 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 दूसरा आदमी पेटीएम यूज कर रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि पेटीएम खराब है, लेकिन जब पेटीएम ने आईपीओ निकाला तो वो फेल हो गया, ठीक है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, हम उसमें नहीं जाऊंगा तो you'll गेट कंफ्यूज, राइट। तो इसीलिए आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में लगाओ पैसा, तो उसकी कंपनी का जरूर हिस्ट्री देखें, उसके पुराना ट्रैक देखो, आजकल नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट थैंक यू सर। नेक्स्ट मैम, एनी बॉय एनी सर, कोई भी। सो सर सर मैं ऐसा मानता हूँ कि अब हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ हाँ जी, मेरे को मेरा सर नंबर है, ऐसे एनीबॉडी। जी जी बोलो, या लास्ट क्वेश्चन सर मैम, ऐसा ही लास्ट। तो जैसे 2 लाख रुपए अगर हमारा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो उन पे टैक्स वगैरह डिडक्ट होता है। कुछ नहीं होता, देखिए एफडी आप फॉर्म करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एफडी भी जब आप करते हैं 10,000 तक कभी भी आपका टैक्स नहीं कटता है। 10,000 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका एज पर आपका इनकम जो है, आपका स्लैब जो है 20% जो है वो आपका कटता है। 10, 20, 30 जो भी जिस भी ब्रैकेट में आप आते हो, इनकम टोटल इनकम ब्रैकेट में, उसके हिसाब से आपका टैक्स कटता है। तो 10,000 के ऊपर की अगर आप अर्निंग करते हो एज एन इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर आपका टैक्स जो है वो कटता है, ठीक? साल की बता रहा हूँ मैं आपको जी। समय की पाबंदी के कारण एफडी हम का पूरे क्वेश्चन अभी एफडी ले नहीं का पाएंगे, एफडी तो के फिर मैं चाहूंगा एफडी कि के अभी हम जी 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 बोलिए बोलिए। यस, तो हमें आई थिंक क्वेश्चन यही खत्म कर रहे हैं फिर इसको, ताकि समय हो हाँ गया है सर। ठीक है ठीक है सो ठीक है। सो अपने क्वेश्चन जो उसको भी पूछना है वो ग्रुप में टाइप कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी कंसर्न पर्सन है वो आपको जवाब देंगे। तो जी जी अब मैं आगे इस मीटिंग को बढ़ाते हुए, थैंक यू सर आपके बैंकिंग सिस्टम के पहले नॉलेज के लिए, बच्चों को अवगत कराने के लिए कि बैंक कैसे वर्क करता है और बैंक में किस तरीके से हम और अपने बेनिफिट्स को देखते हुए और कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द अब मैं बेस्ट ऑल ऑफ जी, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। सो मैं एंड थैंक यू यस सर, बैंकिंग में सर। अगेन बोलूंगा कि बैंकिंग बहुत अच्छी फील्ड है, आप लोग अपना करियर बनाएं, आप बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। जी सो जी मैं बताइए। अब इस मीटिंग के प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए हमारे प्रेसिडेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य रह चुकी हैं, उनको प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए बुलाना चाहूंगा। ओवर टू यू मैम। या परवीन जी, थैंक यू वेरी मच। आपका सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल रहा, और उसकी जो मिसाल है वो इस बात से मिलती है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। 10 बज गए, 10:05-6 हो चुके हैं, पर पार्टिसिपेंट्स का उत्साह और जोश इतना था कि आपके सेशन के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। यही किसी भी सेशन की सफलता की निशानी होती है। और मुझे लगता है कि आज की मुलाकात बस इतनी, पर अभी हम इन मुलाकातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आगे भी आपको सक्षम रोजगार सोसाइटी आपको थोड़ा परेशान करेगी, और आपकी जो इतनी नहीं जानकारी है, आप मैम जो आपके पास ऐसा इतनी कुछ जानकारी का भंडार है, इतने सरल शब्दों में आपने पूरी बैंकिंग के प्रोसीजर को हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किया, तो हम
हम ये बिल्कुल विश्वास करते हैं कि इन सब के लिए वो ये सब जानकारी बहुत फायदेमंद रहेगी। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, सक्षम रोजगार सोसाइटी बेसिकली स्किल एनहांसमेंट और फोकस्ड ऑन जॉब्स है। तो अब जैसे सक्षम भारती का जॉब फेयर है 1 जनवरी को, तो जी, उससे जी। हम ये पूरा एक ट्रेनिंग सेशन 1 महीने का हमारा चल रहा है, जिसमें अकाउंट्स बेस्ड है, बट और सारी कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव जो चीजें हैं उनके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। और उसमें से बैंकिंग एक है कि जब इनका इंटरव्यू हो, जब ये काम पर जाए, तो जो एम्प्लॉयर उसको लगे कि इनको बेसिकली मोटा मोटा सब चीजों के बारे में ज्ञान है। और आपका आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल रहा, और आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और पार्टिसिपेंट्स, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और कल हमारा छुट्टी रहेगी, पर मंडे को हमारा जो सेशन है वो सीए संदीप गुप्ता लेंगे, और उनके सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट विद प्रैक्टिकल एंट्रीज वो सीए संदीप गुप्ता लेंगे। तो आप अपने मंडे के सेशन के लिए तैयार रहें, और जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, थोड़ा सा सेशन में आने से पहले गूगल करके विषय को पढ़ें, ताकि और अच्छे से आप इन टेक्निकल सेशन में भाग ले सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं मैडम आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ दे सकूं। ठीक है। एंड बच्चों को मैं सिर्फ यही बोलूंगा, सभी लोगों को, कि सक्षम रोजगार सोसाइटी जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने, जैसे आप लोग जुड़े हैं वैसे मैं भी जुड़ा हूँ एज ए फैकल्टी के रूप में, और नेचुरली मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, नई चीजें हैं। और मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, और सक्षम रोजगार सोसाइटी को कहता हूँ कि इट्स बहुत ही सोशल कॉज में ये काम कर रही सोसाइटी, और ऑब्वियस है, और सभी लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। और जैसा कि मैम ने बोला कि 1 जनवरी को जो रोजगार मेला जो लग रहा है, उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्लीज, थैंक यू, एंड थैंक्स अगेन टू अभिषेक, इनवाइट। ओम जी अभिषेक, ओम जी, यू प्लीज एक्सटेंड वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू मैम। हाँ, सो मैं ओम जी को इनवाइट करना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओम जी, ओवर टू यू। हाँ हाँ, प्रवीण बांगड़ी सर ने जो आज हमारे को अकाउंट्स और जो भी मतलब बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें दिया है वो बहुत है। और अकाउंट्स जो अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए जो है बहुत ही हमारा मेन काम होता है बैंक से रिलेटेड जो होता है। बाकी सभी के लिए होता है, लेकिन हमारे को ज़्यादातर होता है सारे काम जो है। और जो भी मतलब म्यूचुअल फंड है या कई सारे जो अकाउंट्स के डिटेल मतलब सर ने बताया, और कैसे मतलब हम कैसे अकाउंट एक बैंक के फील्ड में जा सकते हैं, और बैंक के जो सर्विसेज हैं वो सारी उन्होंने बताया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, और हमारी पूरी टीम को भी, जो टीम ने जरिया किया वो भी बहुत अच्छा है। और जो हमारे सारे बच्चे हैं उन सब ने सीखा होगा, और उनको इन फ्यूचर में जो अकाउंटेंट बनेंगे उनको भी बहुत सारा काम करना होगा। और इन सब के लिए उस ऐसा मतलब ये है कि सबने सीखा। और थैंक यू सर, सारे वंडरफुल आपने थैंक इतनी यू मैम, थैंक यू अच्छी सर, हमें थैंक यू नॉलेज वेरी दिया, मच सर, उसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू मैम। थैंक यू।